गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा सोशल में हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। देखिए, हमने उस दिन पढ़ा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, तो उसके बाद हमारे में अगला चैप्टर जो है भारत में राष्ट्रवाद है। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय यहाँ पर उपनिवेशिक जो शासन था उसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे यहाँ पर भी उदय शुरू हुआ। वैसे भारत में राष्ट्रवाद के तत्व तो प्राचीन काल से ही निहित थे, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन उससे पहले बीच बीच में हमने देखा कि भारत टुकड़ों टुकड़ों में विखंडित था, छोटे छोटे राज्य थे, तो एक राष्ट्र की संकल्पना नहीं थी। तो इसलिए भारत का भी हाल वही था जैसा कि जर्मनी या इटली का था, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त। तो भारत भी आपने देखा कई राजा थे, छोटे छोटे राजा थे, तो ना एक राष्ट्र था और ना ही लोगों के मन में अपने अपने राजाओं के प्रति सहानुभूति प्रेम था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं लेंगे। वैसे तो कई सारी घटनाएं हुई, लेकिन यहाँ जो हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में वो है, शुरू होगा तुम्हारा कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना से, कांग्रेस की स्थापना से शुरू होता है भारत में राष्ट्रवाद का अपना चैप्टर है वो। तो ये आपको बताया कब हुई थी, तो 1885 में सर A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे W.C. बनर्जी। बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। और उसको हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय में कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय मात्र इसमें 72 पीपल शामिल हुए थे और पहला अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कांग्रेस बढ़ती गई और ये प्रसार करती गई और धीरे धीरे राष्ट्रवाद का उदय होता रहा। जैसे कांग्रेस को भी यहाँ ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को भी 3 चरणों में इसमें हुआ। कांग्रेस 1885 से 1905 उदारवाद का युग। यहाँ पर इस दरमियान कांग्रेस की पॉलिसी नई बनी, छोटा सा संगठन था। तो ये चाहते थे कि अगर हम अभी कोई एकदम डायरेक्ट मांग, उदारवाद कहते हैं, यानी कि धीरे धीरे पत्र लिख करके वायसराय को, गवर्नर जनरल को कुछ मांगे करना, वो पूरा करे तो ठीक है, नहीं करे तो फिर से मांग करना, ये इनकी पॉलिसी थी। और उदारवाद इस खंड में, इस काल में इन्होंने कांग्रेस पार्टी का, अपनी कांग्रेस जो नाम का सांस्कृतिक जो संगठन था उसका विस्तार किया। दूसरा इसका रिजल्ट था 1905 टू 1920, या इसको हम कह सकते हैं 1920 या 1990 तक मान सकते हैं, तिलक का काल था। और इस दरमियान इसने इसको मान लें 1918 तक ले लें। ये क्या, इसमें ये था उग्रवाद का युग। उग्रवाद यानी उग्र विचारधारा के लोग थे। इसमें मुख्य रूप से तिलक, लाजपत राय, लाला लाजपत राय या लाल बाल पाल का हम कह सकते हैं। तो इस दरमियान ये जो नीति थी उदारवाद की छोड़ करके इन्होंने कहा कि हमारा अधिकार है, हमें छीनेंगे। यहाँ पर संघर्ष भी किया गया, यहाँ आंदोलन भी किए गए और यहाँ पर टकराव की नीति भी अपनाई गई कि हम अंग्रेजों से, औपनिवेशिक शक्तियों से टकराएंगे। यहाँ पर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे। तो यहाँ पर कई टकराव भी हुए, लाजपत ने कुछ हत्याएं भी की गई। तो यहाँ पर हम टकराव की स्थिति में आ गए। तीसरा जो चरण था उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1919 से 1947, ये जो तो इसको हम मान सकते हैं, इसको हम कहते हैं गांधी युग। तो यहाँ पर हम ये जो निर्णायक युग था, इसमें हमने कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन बन गया और धीरे धीरे किस प्रकार से गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय आंदोलन हुए और उन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप अंततः 1947 में हम औपनिवेशिक शक्तियों को ऐसे भगाने में सफल रहे। तो ये तो हमारा कांग्रेस के माध्यम से। अब इस चैप्टर में मुख्य घटनाएं क्या थी, गांधी जी को देखेंगे।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गांधी जी जो थे, गांधी जी आए यहाँ पर। गांधी जी को देखेंगे हम तो गांधी जी देखिए, गांधी जी 1915 में भारत आए और उस समय ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और गांधी ने आकर के हमारे गांव-गांव घूम करके भारत के लोगों से कहा कि आप अंग्रेज़ों की मदद करें, इस युद्ध में सेना में शामिल हों और बदले में अंग्रेज युद्ध के पश्चात हमको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया और गांधी जी को भर्ती करने वाला एक सार्जेंट का ठप्पा भी लगा। लोगों ने कहा कि अंग्रेज़ों के दलाल हैं ये, लेकिन उसके बावजूद भी फिर हम देखेंगे कि गांधी जी ने यहाँ पर गांधी जी को सर की उपाधि भी मिली थी अंग्रेज़ों के बाद। लेकिन 1919 में जैसे ही वर्ल्ड वार 1918 में समाप्त हुआ तो देखा कि अंग्रेज़ों ने उनको डोमिनियन स्टेट तो नहीं दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों की तो रूल्स ही था कि मतलब अपना निकल गया तो फिर वो पूछते नहीं थे और डोमिनियन स्टेट का दर्जा पर नहीं दिया। लेकिन इस दरमियान इस 3 साल के युग में गांधी जी ने अपने आप को धीरे धीरे भारत में एक नेता के तौर पर स्थापित कर लिया, क्योंकि कांग्रेस में एक शून्यता थी और कांग्रेस में वो स्थापित धीरे धीरे हो गई इस दरमियान। और इस दरमियान गांधी जी ने कुछ छोटे छोटे आंदोलन भी चलाए, जिसमें हम देखेंगे 1916 चंपारण आंदोलन। दूसरा है 1917 खेड़ा सत्याग्रह। तीसरा है हमारा 1918 अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। ये 3 गांधी जी ने छोटे छोटे इस दरमियान आंदोलन चलाए थे। इन आंदोलनों मैं नोट्स अभी इसमें डालूंगा, उस नोट्स में मैंने छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे लिखे हुए हैं, जो डिटेल में नहीं है वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, चंपारण आंदोलन जिन्होंने गांधी जी को स्थापित किया तो किस प्रकार से हुआ। चंपारण आंदोलन क्या था, नील की जो खेती होती थी बिहार में या पूरे भारत में होती थी, उस खेती के लिए था। तो जैसे ही हम देखेंगे कि अमेरिका के अंदर या अन्य देशों में, यूरोप में जब सिंथेटिक नील आ गई तो यहाँ जो खेती होती थी इसमें अंग्रेजों को घाटा पड़ने लगा। इसका ज़्यादा यूरोप में डिमांड नहीं रही और अंग्रेज स्वयं भी इस खेती को भी यहाँ भारत में करवाना बंद करना चाहते थे। लेकिन जो किसान बंद कर रहे थे या जिनको परमिशन दी जा रही तो उस बदले में कुछ पैसा लिया जा रहा था। इसमें था क्या कि आपके पास जितनी भी खेत है उसका 1/3 व्यवस्था पर आपको तनगठिया व्यवस्था, इसमें आपको नील की खेती अनिवार्य रूप से करना पड़ता था। तो इसको छोड़ने के लिए बहुत मेहनत होती थी। दाम, उसका मूल्य जो है वो अपने मनमाने तरीके से अपने हिसाब से देते थे, लेकिन ये छोड़ने के लिए वो क्या कहते कुछ लोगों से पैसे ले रहे थे। तो यहाँ पर एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या ऐसे मान लो रामचंद्र शुक्ल, ये इन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया कि हमारी समस्या है इसको सॉल्व करें। तो गांधी जी आए यहाँ पर। गांधी जी ने आकर के अंग्रेजी सरकार के खिलाफ चंपारण गए। गांधी यहाँ पर सत्याग्रह किया, आंदोलन किया, बैठे। हालांकि अंग्रेज सरकार ने यहाँ पर धारा 144 लगा दी थी, तमाम प्रयास किए थे रोकने के, लेकिन गांधी नहीं माने और वहाँ पर बैठे। और अंततः यहाँ पर इस आंदोलन को आंशिक सफलता मिली कि अब जो मजदूर होंगे, अब जो लोग खेती नहीं करना चाहते वो खेती छोड़ सकते हैं, उनसे कोई भी मूल्य वसूला नहीं जाएगा। और जिन लोगों से पैसा ले लिया गया है उनका अभी 25% पैसा उनको वापस किया जाएगा। ये इस आंदोलन में सफलता मिली गांधी जी को और यहाँ से गांधी जी की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। अब देखेंगे दूसरा आंदोलन, ये खेड़ा सत्याग्रह 1917 का। यहाँ पर इसमें गांधी के अलावा सरदार पटेल भी थे। यहाँ पर भी क्या था, टैक्स नहीं देने के लिए, जो लगान था, फसल नहीं हुई लगान माफ कराने के लिए आंदोलन था। इसमें भी गांधी जी को आंशिक सफलता मिली और इसने भी गांधी को एक नेता के तौर पर स्थापित करने में एक अपना अमूल्य योगदान दिया। तीसरा आंदोलन था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये क्या था, यहाँ पर अहमदाबाद, जैसा कि हम जानते हैं कि आज भी एक भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, सूती कपड़े का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, उसमें भी था। तो अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था, उसमें प्लेग फैला था। तो प्लेग के समय सारे मजदूर वहाँ से नौकरी छोड़ करके भाग रहे थे।
भाग रहे थे, तो कुछ मजदूर, कुछ जो मिल मालिक थे, उन्होंने कहा कि हमारा उद्योग बंद हो जाएगा, मिल बंद हो जाएगा, लाभ नहीं होगा हमको। इस कारण से मालिकों ने वहाँ पर तनख्वाह डबल कर दी, उनकी जो सैलरी थी उसको डबल कर दिया, दोगुना कर दिया गया। और कुछ समय पश्चात 1918 आते आते वहाँ पर प्लेग जो था वो समाप्त हो चुका, और समाप्त के बाद पुनः अंग्रेजों ने मालिकों ने अंग्रेजों तनख्वाह में कटौती प्रारंभ कर दी। तो मजदूरों ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया कि भाई संकट के समय हमने यहाँ पर काम किया था, तुम्हारी तनख्वाह अब सैलरी क्यों घटाई जाएगी, घटाई नहीं जाएगी। और यहाँ पर भी मजदूरों ने गांधी जी को आमंत्रित किया और गांधी जी यहाँ पर गए, और गांधी जी के जो है कई मिल मजदूर थे, मिल मालिक जो थे मित्र थे, उनके साथ आते थे, धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे और किया। और यहाँ पर भी गांधी जी मजदूरों और मालिकों के बीच में एक समझौता कराने में सफल हुए। उसमें क्या था कि जो सैलरी थी उसका डबल तो नहीं मिलेगी, लेकिन 35%, 35% सैलरी इंक्रीज कर दी। जो मजदूर वहां पर रहे उनकी सैलरी 35% बढ़ा करके उनको दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर इस आंदोलन में प्रयास किया गया। तो ये 3 जो आंदोलन थे, इन्होंने गांधी जी को एक भारत में एक नेता स्थापित करने के तौर पर, या छोटे छोटे क्षेत्रों में थे, क्षेत्रीय आंदोलन थे, लेकिन उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्रवाद का संचार किया लोगों में, क्योंकि लोगों को लगा कि अगर हम आंदोलन करेंगे तो निश्चित तौर पर अंग्रेज हमारी बात मानने के लिए बाध्य होंगे। उसके बाद तीसरी जो हम घटना देखते हैं वो थी हमारी, इसके बाद हम देखेंगे फिर अगला जो महत्वपूर्ण चरण आता है, और वो है हमारा, यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसको हम देखेंगे कि अगला हम देखेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट क्या था? तो अंग्रेजों ने कानून बनाया था 1919 के बाद। 1919 में अंग्रेजों को लगा कि भारत में कोई भी विद्रोह हो सकता है, लोग सशस्त्र विद्रोह करते हैं, कहीं मारधाड़ भी हो जाती है, तो इसलिए एक एक्ट लेकर के आए, कानून लेकर के आए। इस कानून के तहत क्या था कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील, यानी इसको काला कानून कहा गया। यानी इसके तहत अंग्रेज किसी को भी गिरफ्तार करके मन होगा उनका जितने समय के लिए चाहे वो जेल में डाल सकते हैं, केवल शक के आधार पर। उनको लगती है कोई व्यक्ति संभावना है कि व्यक्ति आगे चल करके विद्रोह कर सकता है, तो उस व्यक्ति को वो कितने भी दिन चाहे जेल में डाल सकते हैं। तो बिना अपील, कोई कारण नहीं बताना है उनको, बस डाला। कोई अपील, यानी इसके खिलाफ कोई भी अपील नहीं की जा सकती, किसी आप न्यायालय से जमानत नहीं ले सकते, कोई वकील नहीं हो सकता, बिना दलील, कोई दलील नहीं दी जाएगी। तो इसको एकदम तरीके से काला कानून था, जिसको भारतीयों का विद्रोह दबाने के लिए अंग्रेज इस्तेमाल करना चाहते थे। तो रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ, जब देश भर में इसका विरोध किया गया तो गांधी जी ने भी इसका विरोध किया। तो कई जगह इसका विरोध हुआ, और विरोध हुआ तो इसमें गांधी जी दिल्ली से गए नेता, जगह जगह तो गांधी जी को पलवल के पास अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन इसी विरोध, रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान एक घटना घटी, महत्वपूर्ण घटना घटी, इसको नाम थे जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड, हत्याकांड। ये छोटे छोटे टॉपिक है हमारे। देखो जलियांवाला हत्याकांड आपको बता कि 13 अप्रैल 1919 दिल था बैसाखी। तो रॉलेट एक्ट का आंदोलन चल रहा था। उसी समय पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इनको क्या किया, पंजाब पुलिस ने या पंजाब के जो अंग्रेज अफसर थे उन्होंने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था। इस समय जलियांवाला बाग में एक मेला लगा हुआ था और वहाँ पर एक सभा भी चल रही थी, छोटी सी सभा भी चल रही थी इन दोनों नेताओं के गिरफ्तारी के विरोध में। तो यहाँ पर जनरल डायर, ओ डायर और आर डायर, दोनों ये जनरल, ये वहाँ का गवर्नर था और ये आर्मी का जनरल था। तो जनरल डायर ने वहाँ आकर के एक जो चारों तरफ से घिरा हुआ था, वहाँ पर महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, तमाम सारे थे। तो उसको गेट से बंद करवा करके वहाँ पर निहत्थे और बच्चे और बूढ़ों और महिलाओं पर वहाँ पर गोलियां चलवा दी। और इस जलियांवाला बाग में उस समय कई हजार लोग मारे गए। और इस घटना से गांधी जी का हृदय भी बहुत व्यथित हुआ। और इस घटना की जब खबर फैली तो पूरे भारत में एक प्रतिक्रिया हुई और यहाँ से राष्ट्रवाद का
उदय भारत में राष्ट्रवाद के भाव को संचार करने में सफल रहे। और इसी के ये था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये प्रमुख जो थे, प्रमुख क्या कहते हैं घटनाएं थी। उसके बाद की जो और घटनाएं हैं तो मैं अगले वीडियो में थोड़ी देर में बना करके भी डालता हूँ, उसके जस्ट बाद ही। तो देखिए, थैंक यू।